वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैंने ये आपसे पूछना था कि मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करने लगा हूँ टीयर 1 से। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे आइल्स जो है वो या B2 जो है वो दोबारा देना होगा उसके एप्लीकेशन के लिए। आप क्या करने गए दोबारा बोलिए। Tier 1 अप्लाई करने गए हैं? जी, टीयर 1 के बाद मैंने अब ILR अप्लाई करना है नेक्स्ट मंथ। ठीक। ठीक है। हाँ जी। तो मैंने ये पूछना था कि उसके लिए B2 की जरूरत है दोबारा से, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन में तो जरूरत नहीं थी पहले। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब आपकी जो हर कैटेगरी की हर एप्लीकेशन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने यहाँ से यूके से मास्टर किया, ग्रेजुएशन की, तो फिर तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ से कोई कोर्स या कोई डिग्री नहीं की है, या आपने के पास क्योंकि आप इंग्लिश कंट्री से नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको B1 पास करना होगा और लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होगा। पहले आपने Tier 1 की एक्सटेंशन अप्लाई की थी, वो डिफरेंट चीज़ थी। अब इंडेफिनेट है, इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इसलिए आपको दोनों सर्टिफिकेट पास करना होंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, नमस्ते जी। मैंने ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड ने ह्यूमन राइट्स पे केस अप्लाई किया हुआ है। ठीक। उसके बायोमेट्रिक हुए हुए भी अभी 4 मंथ हो गए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है? जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, नॉर्मली शायद मैं मेंशन करता रहता हूँ कि 4 से 6 माह में डिसाइड हो रही हैं। अगर आपके 4-6 माह हो गए हैं, 6 माह नहीं हुए तो थोड़ा सा वेट कर लें। वरना अगर 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सर्व हुए, तो बिल्कुल आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमने अप्लाई किया था, ये हमारा रेफरेंस नंबर है, हमारे केस में क्या जा रहा है। अगर आप या आपके सोलिसिटर उनको कॉल करें, लेटर लिखें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप समझ दें कि 8-9 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर हमारी एडवाइस होती है कि गो टू द लोकल MP और उनको बोलें कि प्लीज़ थोड़ा सा इसको चेज़ अप करने के लिए हमारी सपोर्ट करें, तो फिर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सालम के केस में कोर्ट ऑफ अपील ने परमिशन टू अप्लाई के लिए अगर किया हो, तो अगर वो ग्रांट हो जाए तो कहाँ तक चांसेस होते हैं? अगर वो रिफ्यूज हो जाए तो आगे क्या चांसेस होते हैं सालम केस में? प्लीज मुझे इन्फॉर्मेशन दो प्लीज। जब आप कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं या जहाँ से भी आपको परमिशन फॉर अपील होता है, उसका मतलब ये है कि आपको अपील करने की परमिशन मिल गई। अब चांसेस, क्योंकि जब आप किसी भी डिसीजन को चैलेंज करते हैं तो उसके बाद उसमें आप कोई ऐसी इश्यूज या ऐसे फैक्ट्स या कोई स्केलेटन आर्गूमेंट्स या कोई ना कोई एरर ऑफ लॉ आप मेंशन करते हैं कि इस केस में इस केस को या इस फैक्ट्स को या इस लॉ को या किसी भी चीज़ को जो लोअर जज था उसने प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। क्योंकि अगर उसने कंसिडर नहीं किया तो इसलिए हम उसके अगेंस्ट अपील करना चाह रहे हैं और हमें इसका परमिशन दिया जाए। जब परमिशन मिलता है तो फिर अगेन जब आपका केस जाएगा, अब 2 पॉइंट्स पे उसकी जो डिबेट्स होगी। नंबर 1 कि उसमें कौन सा एरर ऑफ लॉ हुआ है, और जो एरर ऑफ लॉ हुआ है उसके बाद फिर आप अपनी फर्दर सबमिशन करते हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ें जो इस्टेब्लिश हो रही हैं तो बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन इस पर को माइंड बनाना कि परमिशन की वजह से रिज़ल्ट ये आएगा या नहीं आएगा, मैं शायद ये प्री मैच्योर होगा। तो बेटर आप अपने सोलिसिटर से करें, वो आपको प्रॉपर एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर आपको रिफ्यूज़ होता है तो फिर अगेन आपके पास अपर उससे जो हायर कोर्ट होगी उसमें आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ये कह के आप ओवर स्टे हो गया, और जो कि मैं ओवर स्टे नहीं हुआ, क्योंकि वो कह रहे थे कि 6 जून को हमने आपको रिफ्यूजल भेजा, जबकि मैंने इंग्लिश मैरिज अगस्त में की, पासपोर्ट उनसे मंगवा के, और अगस्त में मैंने पूछा भी उनसे कि मेरा केस सच बना, तो वो कह रहे थे अंडर प्रोसेस है। तो अभी उन्होंने मुझे कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और जैसे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बेबी होने वाला, तो इसका तो कोई हल बताइए प्लीज। आपने जब अप्लाई किया था आपके पास वीज़ा था उस वक्त कि नहीं था? मेरा केस उनके पास था, क्योंकि जब मेरा कॉलेज से स्टैंड हुआ तो उन्होंने बोला कि हमने आपका वीजा नहीं देना क्योंकि हमने
तो मेरा केस पे जो मेरा वीजा एक्सपायर होना था 2014 अप्रैल में होना था, जो पुराना वीजा था, क्योंकि मेरा कॉलेज बंद हो गया। फिर मैंने 2013 में दोबारा अप्लाई था नए कॉलेज के लिए, तो वो भी सस्पेंड हो गया, तो उन्होंने मेरा केस होल्ड कर लिया था। तो अभी वो कह रहे हैं कि आप अब स्टे हो, तो इसलिए हम नहीं दे रहे। अब आपका केस रिफ्यूज हो गया या अभी पेंडिंग है? रिफ्यूज हो गया, तो अभी उन्होंने रिफ्यूजल भेजा अभी हफ्ता पहले, तो कह रहे हैं कि कोई राइट ऑफ अपील भी नहीं है। ठीक, मेरी खैर आपको एडवाइस होगी कि आप किसी सोलिसिटर को जाके अपना रिफ्यूजल लेटर दिखाएं। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास वैलिड लीव हो और एक्सपायर होने से पहले पहले आप फर्दर लीव अप्लाई कर दें तो आपको राइट अपील मिलता है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि आपके केस में आपका केस रिवोक हो गया था कॉलेज और उसके बाद नए कॉलेज में गए थे, मुझे नहीं पता कि क्या आपकी लीव उस वक्त कर्टेल हो गई थी या नहीं थी। ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राइट अपील है तो आप अपील कर सकते हैं। आपने कहा आपको राइट अपील नहीं है तो फिर आप इस बेस पे चैलेंज कर सकते हैं उनको कि जब मैंने अप्लाई किया था मेरे पास वैलिड लीव थी, कॉलेज रिवोक हुआ था, मेरे पास 60 डेज का नोटिस नहीं आया था, या मैं एज्यूम कर रहा था कि मैं स्टिल मेरे पास वैलिड लीव है, तो इस बात पे मुझे अगर रिफ्यूज़ करने कम अज़ कम मुझे राइट अपील दिया जाए। और सेकंडली अब आपने कहा कि शायद आपकी मिसेज जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, बेबी ड्यू है, तो ये तमाम चीज़ें भी साथ लगाएंगे। वो जब आपने पहले अप्लाई किया था शायद आपने वो तमाम चीज़ें साथ ना लगाई हों। अब अगर आपके पास स्कैन की कॉपीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो साथ लगाएंगे तो आपका केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। या फिर लास्ट ये होगा कि अगर कोई आपके ऐसे हालात हो गए कि आपके वो केस में तमाम चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आप बेबी की बेस पे भी अपनी फर्दर फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लास्ट टाइम कॉल की थी, मेरा असल यूरोपीय शादी की लाइफ यूके के दूसरा जरा मैंने पता लगा कि पहला कह रहे थे यूरोपीय वास्ते नहीं जुड़ी। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो क्या हो सकता है? एक मंथ रह गया पीछे। इंग्लिश वीक है, इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मेरी अगेन सजेशन कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। वरना ये कि अगर आपकी जो लीव कोई भी अगर आपकी स्पीकर बिल्कुल आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, मुझे इतना सिर्फ सुन रहा है कि अगर आप इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करेंगे या नहीं कर सकते। सिर्फ 18 साल से कम या 65 से अगर अबव हों तो वो इंग्लिश से एग्जेम्प्ट हैं, वरना तो कोई भी लोग अगर अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट के लिए, सेटलमेंट के लिए, नेशनलिटी के लिए, तो उनके लिए इन लाइफ इन यूके और दोनों चीज़ें पास करना ज़रूरी हैं। अनलेस को ऐसा कोई मेडिकल इश्यूज़ हों कि उनकी मेमोरी शॉर्ट है, उसको याद नहीं रहता, या वो इतने वीक हैं। लेकिन यंगस्टर के लिए या जो मेच्योर लोग हैं उनके लिए बिल्कुल इंग्लिश पास करना, आप उसके लिए क्लासेस लें, ट्यूशन लें, जैसे भी यू हैव टू हैव इंग्लिश। अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली शायद आपकी एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, ये क्वेश्चन मैंने 2-3 और लाइव प्रोग्राम में भी पूछा है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। 10 अक्टूबर को एक केस कोर्ट ऑफ अपील में हुआ है, जो अलादीन और वादा 2 पीपल थे, उनको लीव जो थी 30 मंथ्स और 3 इयर्स की, वो कोर्ट ने अनलॉफुल करार दिया है। बैरिस्टर मलिक साहब थे और शर्मा साहब थे, वो 16 अक्टूबर को हुआ है। अब जिन लोगों को उस लॉ की रोशनी में डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, उनको क्या करना चाहिए? क्या वो कोई ऐसी एप्लीकेशन दे सकते हैं या रिकंसिडरेशन जिनको रिसेंटली मिला हो कि उनको भी हो? आपका सवाल क्या है? आप इसको छोड़े, आपका पर्सनल मैटर क्या है मुझे बताएं, फिर मैं शायद अच्छा आंसर पता करके हमें जरूर। भाई आपका सवाल क्या है? आप जनरल सवाल ना पूछे आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? वेरी मच। आप, मुझे लगता है कि इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। आपने सवाल पूछा, मुझे कोई समझ नहीं आई, दरमियान में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, फिर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर शायद नहीं मिलेगा। इस वजह से नहीं मिला कि आपको हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे। जनरली जो रूल जो 16 अक्टूबर को जो डिसीजन आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके जो फैक्ट्स हैं, जो मेरिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। मेरी अगर जो जनरल लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 7 साल की बेस पे अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे गुजार लिए, उनकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने 7 साल यहाँ पे गुजारे हों, यहाँ पे लाइफ में यूके में आप सेटल हो गए हों और वापस जाके अपने कंट्री में नहीं रह सकते।
जो कोर्ट का डिसीजन है वो ये था कि कुछ लोगों का ये था कि डायरेक्टली बच्चों को इंडेफिनेट दिया जाए, क्योंकि बच्चों के स्कूल के मैटर्स होते हैं, उन्होंने ट्रिप पे जाना होता है, फ़ौरन बच्चों के स्कूल का मसला आता है या इन कंट्री विद इन अ कंट्री आता है, तो क्या बजाय इसके कि ये लीव दी जाए, इससे बेहतर है कि इनको डायरेक्ट इंडेफिनेट दिया जाए, जो कि कोर्ट ने नहीं माना। इसलिए कोई बाकियों पे क्या असर होगा क्या नहीं होगा, शायद आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये टोटली डिफरेंट क्लेम था, टोटली डिफरेंट उसका डिसीजन है। 7 ईयर्स की पॉलिसी के लिए वो अभी तक वही पॉलिसी है जो इनिशियल थी कि आपने जो भी लोग यहाँ पे 7 साल के साल लें, अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए यहाँ पे आपने इंटीग्रेट कर लिया, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वापस जाके सेट नहीं हो सकते तो यस आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर तो आपका ये सवाल है तो वेल एंड गुड, अगर आप सिर्फ जनरल कोई था तो अनफॉर्चुनेटली मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं कर सकता कि आपने सवाल पूछते पूछते अपनी कॉल बंद कर दी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ 500 वीजे पे आई थी कोई 1.5 साल पहले। ठीक। तो अभी मैंने अपनी वालिदा के लिए विजिटर वीजा अप्लाई करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, अगर आपकी वाइफ आई हैं, वो एज ए स्पाउस आई हैं, उन्होंने आपको यहाँ पे आके ज्वाइन किया, अब आप और आपकी मिसेज यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, रह रहे हैं, अब अपनी वालदा को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ फार एज आपके पास अकोमोडेशन हो और आपकी मिसेज, आपकी जो वालदा हैं वो आपको यहाँ पे मिलने के लिए आ रही हैं, आपके या आपकी वालदा के पास पैसे हों कि वो अपना ट्रैवलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, यहाँ पे जो फूड का तमाम खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने 2012 में असाइलम क्लेम किया था विद फैमिली। ठीक। तो 2013 में वो उसको रिफ्यूजल कर दिया गया और उसको लिख दिया गया अनफाउंडेड केस। ठीक। तो वो 2012 से मैं रिपोर्टिंग पे जा रहा हूँ, उसी बीच में मुझे रिफ्यूजी को स्टेटस मिल गया। फिर क्या हुआ? तो रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद मेरा एक चाइल्ड है, बेबी यहाँ हुआ है, एक बच्ची मेरी इंडिया से साथ में आई थी। तो अब मुझे 7 डे पहले राइट ऑफ अपील मिला था, तो उसमें मैंने अपील के लिए अप्लाई किया था, पर मैक्सिमम हो गया था, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। अब मेरे सॉलिसिटर ने लेटर चलाया कि विदिन 7 days आफ्टर यू अप्लाई टू अपील। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पहले रिमाइंडर उन्होंने भेजा तो कोई जवाब नहीं आया, अब फिर दोबारा अप्लाई टू अपील। अगर आपका केस चल रहा था, पहले उन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं किया, अब रिमाइंडर भेजा, अब उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया, राइट अपील दे दिया, तो अक्सर मतलब ये हुआ कि कोई आपका कोई जो केस चल रहा था उन्होंने आपको डिसीजन दे के आपको राइट अपील भी दे दिया। अगर आपको लेटर आपके सोलिसिटर का है तो बिल्कुल आपको चाहिए कि आपको जाके मिलें, देखें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं या उनसे जो भी एडवाइस है वो लें, वो आपके केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप रेगुलर साइन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। उसके बाद आपका रिफ्यूजी स्टेटस मिला, वो भी पॉजिटिव साइन है आपको। अब बेहतर है कि अगेन गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस करें, आपके लिए कोई अच्छा सीन है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ है, अपील का मिला है, तो आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जाके दिखाएं, होपफुली आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 छोटे क्वेश्चन है। पहले तो ये मैं एक यूरोपियन यूनियन से शादी हुई है, मेरा एक लड़का है 2 साल का। ठीक। उसका पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक। और मेरा अभी 5 साल का जो कार्ड है, रेसिडेंस कार्ड, वो अभी मेरे पास है, वो जो 2016 मई में उसका ILR होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? और सेकंड थिंग कि मेरी वाइफ जो यूरोपियन यूनियन है वो टैक्स क्रेडिट ले सकती है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। यही 2 क्वेश्चन है, प्लीज आंसर कर दीजिए। थैंक यू। आपके बेटे का आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है और उसके बाद क्या है, मिसेज का क्या जी? सॉरी? आपने अपने बेटे का आपने बोला कि यूरोपियन पासपोर्ट अप्लाई करना है और मिसेज ने बेनिफिट क्लेम करने हैं। जी ठीक।
बिल्कुल, क्योंकि आपका जो बच्चा है, आपके पास स्पाउस वीज़ा है, आपके मिसेस के पास यूरोपियन वीज़ा नेशनलिटी है और यूके में रहते हुए वो अपने यूरोपियन टीटी को एक्सेस कर रही हैं। बिल्कुल आप अपने बच्चे का यूरोपियन पासपोर्ट इन कंट्री रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें, इनको यहाँ पे यूरोपियन पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका सवाल कि क्या वो बेनिफिट ले सकते हैं, चाइल्ड बेनिफिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यूरोपियन हैं या ब्रिटिश नेशनल हैं, चाइल्ड के बेनिफिट पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन उसके अलावा और किसी और किस्म के बेनिफिट लेते हैं तो अगर आपकी लिमिटेड लीव हो और उसमें एक्सटेंशन रिक्वायर्ड हो तो तब शायद कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमेशा एडवाइस करते हैं आपको कि कोशिश करें कि जब तक आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो, किसी किस्म के बेनिफिट से या स्टेट के चीज़ों से आप अवॉइड करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैं 10 साल से कंट्री में हूँ। 3 साल पहले ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन फिर वो रिजेक्ट हो गई। तो आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूँ। और दूसरा ये बताएं कि जब असाइलम की एप्लीकेशन करते हैं तो जब वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या एक्शन होता है उसके बाद, प्लीज बताइए। ठीक, पहली बात तो ये कि 10 साल से हैं, ह्यूमन राइट्स किया था, रिफ्यूज़ हो गया। बेटर गो टू द सोलिसिटर, क्योंकि 10 साल से अगर आप हैं तो क्या रीज़न है, क्यों वापस नहीं जा सकते, आपने यहाँ पे रहते हुए क्या अचीव किया, क्या आपके टारगेट्स, क्या आपकी यहाँ पे कोई अचीवमेंट्स हैं या आपने कोई कंट्रीब्यूट किया हो, वो सारी चीज़ें जाके डिस्कस करें। अगर आपने कहा कि असाइलम के बाद क्या होता है, असाइलम अगेन आजकल जो लोग भी असाइलम करना चाहेंगे उनको वो मस्ट पे ये है कि आपने वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू के बाद डिपेंड करता है कि अगर तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है या जो आपका केस वर्कर होगा, अगर तो आपसे मुतमिन होता है तो वो कहता है कि ठीक है हम आपको रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं, या वो कहते हैं कि हम आपसे किसी चीज़ से मुतमिन नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे अगर सम लोगों को वहाँ पे डिटेन कर सकते हैं। या थर्ड ऑप्शन कि वो इंटरव्यू के बाद बोलेंगे कि आपके पास कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो विद इन अप 24 आवर्स या 48 आवर्स, जो एक दिन या 2 दिन के अंदर अंदर आप इस एड्रेस पे फैक्स कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम आपका डिसीजन जो है वो फर्दर डेट में देंगे। आप जो एड्रेस दोगे उस पर एड्रेस पे आप रह सकते हो, लेकिन आपको साइनिंग पे लगवा सकते हैं। इस तरह की कोई भी ऑप्शन हो सकती है, डिपेंड करता है कि मेरिट्स ऑफ द केस क्या हैं। ये जो भी क्लेम करते हैं असाइलम, उसके लिए डिपेंड करता है कि उसके सिचुएशन या उसके किस बेस पे असाइलम क्लेम किया जा रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सर वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पहले क्वेश्चन किया ਸੀ, दोबारा किया क्वेश्चन गया ਸੀ। मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा लीक है, इंग्लिश में अप्लाई कर रहा थी तो क्लियर कर दो जरा, मैं कि टाइम चाहिए अगर वीजा कराऊंगा किस तरह की, तो बहुत ज्यादा वीक है, लिख पढ़ ना सकना, बिल्कुल बोल सकना सिर्फ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈ ਜੀ? जी ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ? 5 साल यूरोपियन 5 साल हो गए। देखिए आपको 5 साल हो गए हैं यूरोपीय की बेस पे, अगर आप डिपेंडेंट अप्लाई करने जा रहे हैं, वो जो बात फिर अगेन आपको 2 ही ऑप्शंस होंगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश इंप्रूव कर लें। जब आपने के पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होगा तब इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यस, सेटलमेंट पे जाने के लिए ये आज का रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप लोगों की इंग्लिश वीक है तो आप जो वीज़ा है स्पाउस वीज़ा, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए आपको लाइफ इन यूके या B1 नहीं है वो रिक्वायर्ड, तो आप एक्सटेंशन अप्लाई करके फिर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। जब आप इम्प्रूव कर जाएं, आपने जो टाइम था वो पूरा कर लिया, तो ये सब वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी सेटलमेंट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने फर्स्ट क्लेम किया था, 1 साल हो गया उसको, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। क्या क्लेम किया था आपने? क्लेम का ये कितना टाइम लेते हैं, कब तक ये जवाब दे देते हैं? आपने फ्रेश असाइलम क्लेम किया था? जी फ्रेश असाइलम का क्लेम डाला था, तो 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई जवाब नहीं आ रहा उनका। तो और ये पूछना था कि अगर ये कोई रिफ्यूज हो गया तो इसके बाद क्या नेक्स्ट हो सकता है, कि अपील का चांस देते हैं या नेक्स्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, क्या होता है? ठीक, असाइलम पे अमूमन रिफ्यूज़ होता है तो बिल्कुल आपको राइट ऑफ अपील होता है, आप उसमें अपील कर सकते हैं। लेकिन 1 साल हो गया, आजकल शायद इतना देर लग नहीं रही। अगर आपका 1 साल से केस पेंडिंग है तो बिल्कुल आप अपने सोलिसिटर के पास जाएं, उनको बोलें कि मेरे कम अज़ कम मुझे काम करने की परमिशन लेके दें।
अगर आपका असाइलम का जो कोई केस अगर साल से पेंडिंग हो, उसमें कोई डिसीजन ना आ रहा हो, तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में आप उनको रिक्वेस्ट करें कि कम से कम मुझे यहाँ पे काम करने की परमिशन दी जाए टिल जो मेरा केस है वो पेंडिंग है, ताकि मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकूँ। लेकिन अगर साल हो गया, होता नहीं है, लेकिन साल हो गया तो आप उनको चेज अप कर सकते हैं कि हमारे केस में क्या जा रहा है। जो आपका सवाल था कि अगर रिफ्यूज़ होता है तो बिल्कुल राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए, राइट ऑफ अपील मिलता है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल जी। मैं आपसे पूछना था कि मेरे बेटे को जहाँ पढ़ाई को 10 साल हो गए ਤੇ ਹੁਣ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰੂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਰ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਰਿਵਿਊ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਏ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੋਰਮਲੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਬਮਿਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਜ਼ ਅਪ इज़ द बेस्ट ऑप्शंस। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं गल दो सवाल सी मेरा। मैं 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ UKB ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ठीक, थोड़ी कॉल का शुक्रिया। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। मेन चीज़ हमेशा वो लोग इत्थों इन कंट्री अपना स्विच कर सकते हैं ब्रिटिश नैशनल के नाल, या जिहदे कोई इंडेफिनिट आ, जिन्हां दे कोल इत्थे लीव होवे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਹੈ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸੋਲੀਸਿਟਰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ। ਅਨਟਰਨਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਬੇਬੀ ਡਿਊ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੇयर इज़ अ चांस, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। लेकिन बेस्ट होगा कि किसी सोल्यूशन जाके मिलो, ताकि प्रॉपर थोड़ा डॉक्यूमेंट्स देखे थोड़ा एडवाइस कर सकन। थोड़ी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक। हमारा ईमेल एड्रेस आपको उसके में नज़र आ रहा है। अगर आपको कोई डिटेल या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वरना जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे 8 to 9 PM ऑन वीनस TV। तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।